हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख रखा होगा, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हमने बता रखा है। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, ताकि आप उन्हें समझ पाएं और फिर आप लोग महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देख रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से अच्छे से और डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, भूमध्य रेखा क्या होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन गई है यही आपका भूमध्य रेखा है, और इसी को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। तो ये जो आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रुकिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का पेन पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा पर जो आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष यानी कि पूरे साल लंबवत चमकती हैं। लंबवत चमकने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सीधी पड़ती हैं, यानी सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं, इन सभी देशों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पूरे वर्ष। चलिए, यहाँ पर और देखते हैं हम लोग। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दैनिक तापांतर क्या होता है, क्योंकि यदि आप लोग दैनिक तापांतर के बारे में जानते हैं तो आप लोग आसानी से समझ पाओगे कि कैसे कम होता है या कैसे अधिक होता है। चलिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या है दैनिक तापांतर। चलिए, दैनिक तापांतर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा कि किसी क्षेत्र में एक दिन में यानी दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है और रात के समय बहुत अधिक ठंडी पड़ने लगती है। ऐसे में उस क्षेत्र में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होगा। लेकिन जिस क्षेत्र में रात के समय भी बहुत अधिक ठंडी है और दिन के समय में भी बहुत अधिक ठंडी है, तो वहां पर दैनिक तापांतर बहुत कम होगा। या दिन में बहुत बहुत कम गर्मी है और रात में भी बहुत कम ठंडक है, तो ऐसे में भी दैनिक तापांतर बहुत कम होगा। तो यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक दिन के समय में ठंडी पड़ती है और दिन के समय में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात के समय बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, तो ऐसे में वहां पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। जैसे यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत कम होता है और वहाँ पर वार्षिक तापांतर भी बहुत कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यानी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पर दिन और रात की अवधि यानी कि दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यहाँ पर मान लिया आपका 12 घंटे का दिन और लगभग 12 घंटे की रातें होती हैं, यानी कि नाइट होता है। चलिए, और विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। इसका रीजन हमने आपको अभी कुछ देर पहले बता रखा है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं। अब आप लोग ही बताइए, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पूरे वर्ष, क्या वहां पर शीत ऋतु पाया जा सकता है?
नहीं। तो आप लोग इस तरीके से जब भूमध्य रेखा की विशेषताओं के बारे में बता रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में शीत ऋतु नहीं पाया जाता है, यानी शीत ऋतु का अभाव होता है। भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरता है। महाद्वीपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि महाद्वीप 7 होते हैं, और कौन कौन से महाद्वीप है, सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में देख रखा है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार मैप को ड्रा करके समझ लेते हैं थोड़ा चीजों को, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। यहाँ पर देखिए मैप बहुत अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी में और काम करने के लिए अपना यहाँ पर मैप को जरूर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ द्वीप हो गए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जो आपका भूमध्य रेखा होता है वो आपका यहाँ पर, रुक जाइए कलर हम इसका चेंज कर लें ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ देखिए एशिया से अफ्रीका और अफ्रीका से मध्य अमेरिका से होकर के गुजरता है। ये अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर के गुजरता है या कितने महाद्वीपों से, तो आंसर होगा 3 महाद्वीपों से। एक हो गया आपका एशिया, एशिया में द्वीपों से गुजरता है, फिर उसके बाद अफ्रीका, और फिर मध्य अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका भी आप लोग बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए आगे हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 23 सही 1/2 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरता है। चलिए इसको हम लोग मैप पे समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कर्क रेखा के बारे में बता दें, तो यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये ऊपर है यानी कि उत्तरी अक्षांश है। तो ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक ही पहुंचती हैं, इसीलिए हम लोग इस रेखा को बहुत याद रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए तो कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है इसको देख लेते हैं। तो कर्क रेखा आपका एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मकर रेखा के बारे में। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए 23.5 डिग्री यदि आपका साउथ होगा यानी कि दक्षिणी अक्षांश होगा तो उसको हम लोग मकर रेखा कहेंगे। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरता है। चलिए इसको मैप में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखिए यहाँ पर 0 डिग्री लिखा है, जबकि होना चाहिए 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि इस लाइन को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरता है। यदि आपसे क्वेश्चन करा जाए कि मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरता है, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। इस प्रकार से ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरता है। चलिए और हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। अब आपका है आर्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 या 66.5 एक ही चीज होता है। 66.5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 66 सही 1/2 डिग्री। यदि आपका उत्तरी अक्षांश होगा तो इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त पर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी को हम लोग आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं, जिसका मेन रीजन क्या है कि सूर्य जो आपका होता है यहाँ पर 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यहाँ पर मूव करता है, यानी कि गति करता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में तो कभी ना कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ ही जाती हैं इन क्षेत्रों में। लेकिन इससे ऊपर के क्षेत्र में या मकर रेखा के नीचे वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ तक सूर्य नहीं आ पाता है। यही कारण है कि आर्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र में शीत ऋतु बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ की जलवायु शीत होती है, यहाँ पर ठंडक बहुत अधिक होती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अंटार्कटिक वृत्त के बारे में। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त को सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग फिर से मैप पर। देखिए ग्लोब पर यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिया है, ये मिसप्रिंट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देखिए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पर इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है, जिसका मुख्य रीजन ये है कि इन क्षेत्रों में भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भी ठंडक बहुत अधिक होती है। ठंडक बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर लगभग पूरे वर्ष बर्फ की चादरें बिछी हुई होती हैं, जिसके कारण अंटार्कटिक वृत्त को हम लोग सफेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश को हम लोग साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर सदैव बर्फ जमा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपके डाउट को समझ करके अगले वीडियो में इसका हल यानी कि सोल्यूशन दे सकें। आप लोग यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।